Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Gravity. तो जी बच्चों, आज का जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एक ओपिनियन को, प्रैक्टिस क्वेश्चन। और आज जो डेट है वो 3 जून है 2026 की। और इसमें इस तरीके से आपको पता है डॉन न्यूज़पेपर के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के 3 एडिटोरियल्स होते हैं और उसके बाद 4 ओपिनियंस होते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक ओपिनियन जो है टुडे डॉन न्यूज़पेपर का उसको डिस्कस करेंगे। और उससे पहले सिर्फ एक दो बातें आपके साथ कर लें। एक तो ये है कि डॉन की सीरीज़ 2024 की और 2025 की ओपिनियंस की रिकॉर्डेड लेक्चर्स की अवेलेबल है। आप लोग ले सकते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक हो गया। और सेकंड चीज़ ये है कि अभी के लिए आप लोग विज़िट कर सकते हैं जो पेन ग्रेविटी की न्यू वेबसाइट है उसको। अगर जो स्टूडेंट्स पुरानी वेबसाइट को विज़िट करना चाहें तो यहाँ से वो स्विच कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर जो है वो महफूज है पुराने स्टूडेंट्स की। तो नए स्टूडेंट्स जो हैं वो पेन ग्रेविटी को विज़िट करें। यहाँ पर आपको डॉन ओपिनियन एनालिसिस जो हैं 2024 के 2025 के वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। मैगजीन्स हैं, जर्नल्स मिल जाएंगे। और CSS जो है, जैसे हमने आपसे कहा था, इसके कुछ कोर्सेज़ जो हैं वो रिकॉर्ड हो चुके हैं, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और बाकी जैसे जैसे जो टीचर्स हैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करते जाएंगे वो यहाँ पर रखते जाएंगे। और इसके साथ साथ बेटा एप्लीकेशन जो है पेन ग्रेविटी की वो भी प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद है। आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके ये सारे लेक्चर्स जो हैं ये सुन सकते हैं। एप्लीकेशन को जिस तरीके से आपने कहा था ऑलमोस्ट वैसे ही हम लोगों ने इसको डिज़ाइन करवाया है। इसके अंदर आप लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन देख सकते हैं, एंड ईच एवरीथिंग इज़ अवेलेबल है वहाँ पर। तो आप ये चीज़ें जो हैं इनको विज़िट करें एक दफ़ा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। ये है जी फाइटिंग इसराइल, आपका जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसका ओपिनियन। तो इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और इसमें बस यही है कि ये जो एक गैप था बीच में उसमें सिर्फ़ एक ही रीज़न है और वो है टाइम। क्योंकि टाइम जो है इतनी स्पेस नहीं निकलती कि लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर पाता। तो अभी जो है कुछ स्पेस निकली है, तो दैट्स व्हाई वी विल स्टार्ट अगेन एंड इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दिस वन। तो इसमें यह है कि आपके साथ एडिटोरियल्स वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे और ओपिनियंस की जगह पर हम लोग, मैं जो हूँ ख़ास तौर पर आपके लिए जो करंट अफेयर का पेपर है वो रिकॉर्ड करूँगा, CSS का। तो उसको हम इसी तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कि आपको हर वीक जो है उसका कम से कम एक सेक्शन जो है लेटेस्ट फॉर द 2027 CSS के लिए वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो विद इन फ्यू वीक्स में ये आपका CSS का जो करंट अफेयर का पेपर है ये कवर हो जाएगा। तो इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन, आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वापस आते हैं जी फाइटिंग इसराइल वार्स। तो इसमें राइटर क्या कहता है, कुछ चीज़ें आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा, बल्कि इस ओपिनियन को डिस्कस करूँगा। और बाकी ये है कि ज़ाहिर है आपको ही पता है कि कब काफ़ी देर के बाद जब आप वापस जो है किसी अपने काम को शुरू करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको यूज़ टू होने में टाइम तो लगता है। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको प्रॉपरली समझ आए जिस तरीके से पहले कन्वे किया जाता था। 3 स्टेप्स के अंदर मैं आपका ये जो ओपिनियन है इसको कवर करूँगा। फर्स्ट स्टेप में वही आपको इसका मेन आइडिया दे दूँगा कि इसके अंदर राइटर बात क्या करता है। सेकंड के अंदर इसका जनरल डिस्कशन होगी जो ओपिनियन के अंदर है। एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में क्या कहीं आपकी हेल्प भी करेगा या नहीं करेगा, ठीक है? बाकी शुरू से हमारी यही स्ट्रैटेजी रही है कि जो ओपिनियन जितने इंपॉर्टेंट है उसको उतना ही टाइम दिया जाए, उसको उतना ही उसके अंदर डिस्कशन की जाए। इसके अंदर ज़ाहिद हुसैन साहब सिंपली ये कहते हैं कि इसराइल की जो अग्रेशन है उसको डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि इसराइल जो है इसने अभी लबनान के ऊपर, जो साउथर्न लबनान है, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि उसके ऊपर इसने क्या किया है, अटैक करना शुरू किया है। उसके कुछ इलाकों पर इसने कब्ज़ा कर लिया है इसराइल ने, ठीक है। राइटर सिर्फ ये कहता है कि लबनान, सिर्फ लबनान के पर नहीं बल्कि गज़ा के ऊपर भी ये काम इसका जारी है। यानी कि लबनान के जो साउथर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर ये क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है और उसकी जो टेरिटरी है, उसकी जो लैंड है उस पर कब्ज़ा कर रहा है। और यही काम ये गज़ा के ऊपर भी कर रहा है, गज़ा की जो पट्टी है, ये मैं आगे सारा डिस्कस करूँगा।
तो तकरीबन 70% जो गज़ा की पट्टी है, जो एरिया है, जो टेरिटरी है, उसको इसराइल ने अपने कब्ज़े में कर लिया है। अब यहाँ पर ये 2 बातें करने का राइटर का मकसद क्या है? राइटर कहता है कि दूसरी तरफ यूएसए और ईरान की आपस में क्या चल रहा है, पीस ट्रीटी जो है, सीज़ फायर एग्रीमेंट जो है, उसकी बात हो रही है, ठीक है? और एक तरफ ये काम हो रहा है और दूसरी तरफ इसराइल ये एक्टिविटीज़ कर रहा है। लेकिन अभी जब मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा कि ईरान जो है, जब इसराइल ये काम कर रहा है, तो ईरान ने लबनान और गज़ा के अंदर जो एक्टिविटीज़ इसराइल कर रहा है, तो ईरान कहता है कि जब तक ये बंद नहीं होगी, हमारी जो जंग है, वो कैसे बंद हो सकती है? क्योंकि जब इसराइल लबनान के ऊपर और गज़ा के ऊपर अटैक करेगा, तो ईरान जो है वो इसराइल के ऊपर अटैक करेगा। और जब ईरान इसराइल पर अटैक करेगा, तो यूएसए क्योंकि सपोर्ट करता है इसराइल को, तो यूएसए और ईरान की जो जंग है इस वक़्त, या यूएसए इसराइल जंग जो है, ईरान जंग जो है, वो बंद नहीं होगी। जब ये चीज़ बंद नहीं होगी, सीज़ फायर नहीं होगा, तो इसका नुकसान मिडल ईस्ट के अंदर क्राइसिस की शक्ल में हमारे सामने आया भी था और आएगा भी। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी आपको। अब ये इसमें 2-3 बातें हैं जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि आखिर ईरान को लबनान और गज़ा की इतनी फ़िक्र क्यों है? वहाँ पर उसका ऐसा क्या है कि जब वो इसराइल ईरान या लबनान या गज़ा के ऊपर अटैक करता है, तो ईरान फिर क्यों रिस्पॉन्स देता है? ठीक है? तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ी-सी, जो नए स्टूडेंट्स हैं, पुरानों को तो ज़ाहिर ये सारी चीज़ें मैं समझा चुका, उनको समझ भी आ चुकी, दे आर ऑन नेक्स्ट लेवल। लेकिन जो, क्योंकि डेली नए बच्चे जो हैं वो आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ रहे होते हैं, तो नए बच्चों के लिए फिर चीज़ों को थोड़ा छोटी-छोटी करके समझा देते हैं, ताकि उनकी जो बेस है वो डेवलप हो जाए। ठीक है? अब यहाँ मैप से अगर आप देखें, तो बेटा यहाँ पर आपके सामने ईरान है, ठीक है? यहाँ पर आपके सामने लबनान है और ये साथ में इसराइल है, ठीक है? और अब ईरान का इसराइल जो है वो लबनान पर अटैक कर रहा है। तो इसके रिस्पॉन्स में ईरान जो है वो इसराइल पर अटैक करेगा। व्हाई? उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है हिज़्बुल्लाह, ठीक है? हिज़्बुल्लाह क्या है? हिज़्बुल्लाह आपको पता है लबनान के अंदर एक पॉलिटिकल विंग भी आप कह सकते हैं, और इसको वैसे तो वो आपको पता है अब एक प्रॉपर जो है, एक हिज़्बुल्लाह जो है एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो कि इसराइल के अगेंस्ट जो है वो फाइट करती है। और हिज़्बुल्लाह को जो है ईरान जो है वो क्या करता है? सपोर्ट करता है। सो दैट्स द रीज़न कि जब साउथर्न जो लबनान है उसके ऊपर ये इसराइल ने अटैक किया, और इसराइल ने यहाँ पर क्या किया, इसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया है अब इसके कई इलाकों पर। तो इसमें क्या है, ज़ाहिर है वो उनका जो मौक़िफ़ है इसराइल का, वो क्या है कि हम लोग हिज़्बुल्लाह को तबाह करना चाहते हैं। तो हिज़्बुल्लाह को वैसे एक दफ़ा तो इनका जो लीडरशिप है उसको भी पिछले साल इन्होंने शहीद कर दिया था, ठीक है? हिज़्बुल्लाह की लीडरशिप को भी शहीद कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद हिज़्बुल्लाह जो है वो खड़ा है, ठीक है? तो इसके ऊपर क्या कहता है, इसराइल ने क्या किया है, मिलिट्री ऑपरेशंस करना शुरू कर दिए हैं। हिज़्बुल्लाह अभी भी जो है इसकी लीडरशिप ख़त्म होने के बावजूद जो है वो मौजूद है। तो लेकिन इससे क्या होगा, ईरान इसराइल की जो जंग है वो ख़त्म नहीं होगी, और ईरान ने कहा है कि फ्यूचर के अंदर कोई भी नेगोशिएशंस करनी है, तो पहले ये काम बंद करना पड़ेगा। इसमें जो हमारे सामने आ रहा है कि अब मिडल ईस्ट का जो प्रॉब्लम बना हुआ है, मिडल, अब स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर उसके अंदर मौजूद हैं। स्टेट एक्टर्स जो कि डायरेक्ट स्टेट जब ऑपरेट करती है, नॉन स्टेट के जो कि स्टेट नहीं होती, विद इन स्टेट जो मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है? इसमें जो है ना, अभी जैसे मैं बताया ना, आज दोबारा से शुरू किया है, तो कुछ चीज़ें अभी आस्ता-आस्ता ज़हन में आएँगी। एक मैंने आपको पढ़ाया था, मेरे अब ज़हन एक रिंग है बेसिकली, जिसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। वो क्या था? वो ये था कि ईरान ने इसराइल के अगेंस्ट जो है उसके इर्द-गिर्द एक रिंग ऑफ फायर जो आप कह सकते हैं वो बनाया हुआ है। अब वो रिंग ऑफ फायर किस तरह से काम करता है? रिंग ऑफ फायर में बेटा ये है कि ईरान ने, जैसे यहाँ पर लबनान है, तो लबनान में थी हिज़्बुल्लाह। यहाँ पर गज़ा है, तो गज़ा में थी हमास। यहाँ पर सीरिया है, तो यहाँ पर था बशर अल असद की गवर्नमेंट थी, अब नहीं है, ठीक है? देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी।
और इराक के अंदर भी कई जो ग्रुप्स हैं वो भी, यमन के अंदर हुतीज़ भी, इन सब को कौन सपोर्ट कर रहा है? इन सब को ईरान सपोर्ट कर रहा है। और ये एक किस्म का जो इसराइल के गिर्द एक घेरा जो था वो तंग किया हुआ था। लेकिन पिछले 2 सालों में जब 2023 में हमने देखा कि उसके बाद क्या होता है, फ़लस्तीन के ऊपर अटैक होता है, तो उस 2 सालों के अंदर हमने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की वो क्या की, हमने वो चीज़ें देखी 2 सालों के अंदर डिस्कशन जब हमने ओपिनियंस, एडिटोरियल्स किए, तो उसका हमने खुलासा 2 सालों में ये किया कि इसराइल ने ये सारे जो रिंग ऑफ फायर बना हुआ था, जो एक्सिस बना हुआ था इसके गिर्द रेजिस्टेंस का, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो थी, वो उसने ब्रेक कर दी और उसके बाद उसने ईरान के ऊपर अटैक किया। सीरिया से उसने बशार अल असद की गवर्नमेंट ख़त्म कर दी। लंबी स्टोरी है, उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे, या करंट अफेयर का जब आपका कोर्स बनाऊंगा तो वहाँ पर डिटेल में सारा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेबनान से उसने जो है इसका हिज़्बुल्लाह का जो लीडरशिप थी उसको शहीद कर दिया, और गज़ा के अंदर जो हमास की लीडरशिप थी उसको क्या कर दिया, शहीद कर दिया। यमन के अंदर हूतीस थे, तो उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। ठीक है, इसी तरीके से इराक के अंदर भी कई जो ग्रुप्स थे उनको भी नुकसान पहुंचा, तो और उसके बाद जब इन सब को उसने स्टेप बाय स्टेप ख़त्म किया, देन उसने अटैक किया ईरान के ऊपर, इसराइल ने। ठीक हो गया जी। तो ये एक पूरे 2 साल की स्टोरी है जो कि हम डिस्कस करते रहे हैं और हम लोग इसको देखते भी रहे हैं। लेकिन अब जो है, जब उसने ईरान के ऊपर भी अटैक कर लिया, तो उसमें यूएसए ने उसका साथ दिया। तो उसके बाद इसराइल ने क्या कहा? इसराइल ने ये कहा, इसराइल ने अब दोबारा से जो है लेबनान के ऊपर और गज़ा के ऊपर अपनी जो कब्ज़ा है, जो टेरिटोरियल गेन है, उसको मज़बूत करना शुरू कर दिया। ठीक है? तो ये 2 चीज़ें थी, लेकिन अब राइटर यही कह रहा है कि अगर ये इस तरह से होगा तो ईरान के मौक़िफ़ के मुताबिक जो है फिर सुलह नहीं हो सकेगी, पीस ट्रीटी साइन नहीं हो सकेगा, और जब पीस ट्रीटी साइन नहीं होगा तो फिर वही बात है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ यहाँ पर है, दोबारा से वही पुरानी टेंशन जो है वो बहाल हो जाएगी। जो मिडल ईस्ट का हाल आपके सामने ही है, एनर्जी के क्राइसिस हमें फेस करना पड़ेंगे और बाकी भी चीज़ें जो हैं वो फेस करना पड़ेंगी। तो यही चीज़ राइटर यहाँ पर जो है इसी स्लाइड के अंदर जो मैंने लिखा है, इसके अंदर वो मिलिट्री ऑपरेशंस की बात करता है कि गज़ा के अंदर इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस जो है वो भी शुरू किए हुए हैं, और उनको क्या किया है, मिलिट्री ऑपरेशन से करने के बाद इन्होंने तकरीबन 70% जो गज़ा की पट्टी है उसके ऊपर क्या कर लिया, कब्ज़ा कर लिया। नए स्टूडेंट्स के लिए बेटा बता दूँ कि गज़ा फ़लस्तीन नहीं है सिर्फ़, ये गज़ा है और ये वेस्ट बैंक है, जो आपको नज़र आ रहा है। इन दोनों को जब आप मिलाते हैं देन आपका जो है ना फ़लस्तीन बनता है, ठीक है? तो अभी जो गज़ा की पट्टी है उसका 70% जो है कब्ज़ा कर लिया हुआ है किसने? इसराइल ने अभी, ठीक है? यहाँ पर राइटर यही कहता है कि जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया था, जब गज़ा के ऊपर जब इसने अटैक किया हुआ था, काफ़ी राइट्स की वायलेशंस, बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत राइट्स की वायलेशंस हुई। तो उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आया तो उसने फिर कहा कि मैं सुलह करवा देता हूँ। उसके बाद उसने जो है सीज़ फायर करवाया, एंड देन क्या हुआ, एक उसने बोर्ड ऑफ पीस बनाया। बोर्ड ऑफ पीस का यहाँ पर आपको शहबाज शरीफ साहब भी नज़र आ रहे हैं, तो बोर्ड ऑफ पीस में जो हेड साहब थे वो यही होंगे। उसका मकसद बनाने का ये था कि यहाँ पर गज़ा को क्या किया जाए, इसकी रिकंस्ट्रक्शन की जाए, ठीक है? तो $70 बिलियन अप्रोक्सीमेटली जो है, इतनी कॉस्ट आएगी, तो उसमें रिहैबिलिटेशन यानी कि दोबारा से इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए गज़ा को। लेकिन ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, और ये बना तो सही लेकिन ये फंक्शनल ना हो सका। इसको जो पैसा चाहिए था, जो रेवेन्यू चाहिए था वो नहीं मिला, यानी कि ये सिर्फ़ फ़ाइलों के अंदर रह गया। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अभी इसराइल क्या कर रहा है, इसराइल ने अपनी जो कह लें कि मिलिट्री ऑपरेशंस फ़ास्ट कर दिए हैं, तो इसकी रिकंस्ट्रक्शन करने की बजाय उसने क्या कर दिया है, तकरीबन 70% जो गज़ा है उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है टेरिटोरियली। पहले भी कब्ज़ा था लेकिन अब और सिस्टमैटिकली वो कब्ज़ा कर रहे हैं। बाकी बोर्ड ऑफ पीस जो है, इसके अंदर कौन था? इसके अंदर ये आप मैप से देख सकते हैं, जिस दिन बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर कोई आएँगी चीज़ें, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन डिटेल, ठीक है? इसके अंदर कुछ कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि पाकिस्तान के ऊपर भी बात हो रही थी पिछले दिनों में, हम लोग वैसे मैं डिस्कस तो नहीं कर रहा था लेकिन ज़ाहिर है रीडिंग तो करनी होती है। तो उसके अंदर ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ पीस जो है, इसको जॉइन नहीं करना चाहिए। उसकी रीज़न्स थी मुख्तलिफ़ किस्म की, जिनके अंदर ये भी रीज़न थी कि ये बोर्ड ऑफ पीस की जो फ़ोर्सेस होंगी, ये बेसिकली हमास को क्रश करने के काम करेंगी, यानी कि जो इसराइल का काम है उनसे लिया जाएगा। देयर आर मल्टीपल अदर व्यूज़ आल्सो। तो बाकी ये है कि ये चीज़ें थी।
तो इसके रिज़ल्ट क्या आ रहे हैं? ये जो अभी इसराइल जो है लबनान के ऊपर उसने अटैक किया है, इसराइल गज़ा के ऊपर जो है ये काम कर रहा है और उसकी वजह से ईरान के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब होंगे, यानी कि ज़ाहिर है पीस नहीं आएगा, तो उसका रिज़ल्ट यही फिर जंग। तो अभी के लिए क्या हो रहा है, जो 1 मिलियन के करीब लोग हैं, तकरीबन जो रिपोर्ट आ रही है वो डिस्प्लेस हो चुके हैं लबनान के अंदर, ठीक है? बच्चे, औरतें, उनकी डेथ हो रही है। तो लबनान के अंदर और गज़ा के अंदर ह्यूमन कंडीशंस बड़ी ख़राब हो रही हैं ड्यू टू दिस मिलिट्री एक्टिविटीज़ ऑफ इसराइल। इसके साथ-साथ आगे जाकर क्या होगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ जो है वो भी अफ़ेक्ट होगी। जब वो अफ़ेक्ट होगी, ज़ाहिर है ईरान प्रेशराइज़ करने के लिए उसको बंद करेगा। जब उसको बंद करेगा तो एनर्जी की जो मार्केट है उसमें डिमांड एंड सप्लाई का मसला बनेगा। एनर्जी की प्राइसेज़ जब महँगी होंगी, जब वो महँगी होंगी तो हर चीज़ महँगी होगी, इन्फ्लेशन आएगी एंड मल्टीपल अदर चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्बेंस का शिकार होंगी। तो इसके इकोनॉमी के ऊपर भी अफ़ेक्ट होंगे, ठीक है? तो यही चीज़ें जो हैं ये फ्यूचर में देखने को राइटर कहता है फिर हमें मिलेंगी, लिहाज़ा इसराइल को चाहिए कि वो ये काम ना करे और बोर्ड ऑफ पीस जो है कि उसको कहे अपना काम करे, ठीक है? बहरहाल, ये थी इसके अंदर चीज़ें जो मैंने डिस्कस कर दी। बाकी इसके अंदर एग्ज़ाम के हवाले से क्या है? एग्ज़ाम के हवाले से मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने है। यही मिडल ईस्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर ये चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। इसराइल, ईरान, यूएसए इनकी जो वार है वो आ सकती है। सीज़फायर, रिकंस्ट्रक्शन, ये सारी इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉज़, इंटरनेशनल लॉ वहाँ पर जो है जैसे बोर्ड ऑफ पीस बनाया, कोई नहीं उसको मान रहा। ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस हमारे सामने आ रहे हैं, एनर्जी के क्राइसिस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। बाकी बेटा अगर आप पेपर देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सीएसएस 2026 का पेपर है, ठीक है? तो इसके अंदर अगर आप देखें, तो आपको ये अगर 5 नंबर को आप देखें ना, कहता है द वन हू कंट्रोल्स द सी रूल्स द वर्ल्ड। ये 2026 के अंदर एक एस्से आया है। अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी डिबेट नहीं करूँगा। ज़ाहिर है जितना सा ओपिनियन में है उसके हवाले से बस हर ओपिनियन में आपको 1 या 2 पॉइंट्स मिलते हैं और साथ में आपकी बिल्डअप होती है क्रिटिकल एनालिसिस की अप्रोच। तो बेटा यहाँ पर अगर आप देखें, अब ये क्या चीज़ है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़, इसको ईरान ने क्या किया है? इस्तेमाल किया है टू प्रेशराइज़ द सुपर पावर, और वो प्रेशराइज़ हुआ भी है। तो उससे आपने देखा कि ये जो स्टेटमेंट उसने कही है, अगर इसको एज़ ए एग्ज़ाम्पल जो होता है ना, एक होता है कि लिटरेचर के पर्सपेक्टिव में लिखना, थ्योरेटिकल लिखना, एक होता है प्रैक्टिकली जियोपॉलिटिक्स के अंदर भी हमने अगर देखा जाए तो ये चीज़ हमारे सामने आई है कि वाक़ई जिनके कंट्रोल में पानी है, उनके कंट्रोल में यहाँ पर अगर मैं इस एंगल से बात करूँ, तो ये ज़िंदा एग्ज़ाम्पल हमारे सामने आ गई। दूसरा यहाँ पर अगर आप देखें, अ, अगला जो 2025 वाला है, तो यहाँ पर सीधा फ़ोर क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें, ऐसे नंबर 4, हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट अ टेस्ट केस फॉर वर्ल्ड कंसेंस। अब ये क्या है? आपके सामने ही डायरेक्ट उसने दिया है और हमने अभी डिस्कस किया है, हमास कहाँ पर है? गज़ा के अंदर। तो इन दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो एज़ ए टेस्ट केस उसने क्या कि दुनिया ने किस तरीके से इसको डील किया। दुनिया फेल है बेटा, फेल हो चुकी है। यूएनओ, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन फेल हो चुकी। ये फ़लस्तीन के ये जो 2 साल थे, फ़लस्तीन के ऊपर जो इसराइल ने अटैक किया उसने इस चीज़ को साबित कर दिया। 2024 के अंदर अगर आप देखें तो सी पैक की बात करता है वो, एंड इंडो मिडल ईस्ट, यूरोप, न्यू वार फ्रंट्स। अब इसमें मैं ज़्यादा नहीं, सिंपल सी बात है, हमारे सामने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ है, उसको क्या किया उन्होंने, जब डिस्टर्ब किया तो सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया। सारे रूट्स डिस्टर्ब हो गए, ईच एंड एवरीथिंग डिस्टर्ब हो गई। ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल इकोनॉमीज़, ठीक है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन और नेशनल इकोनॉमीज़। तो नेशनल इकोनॉमीज़, पाकिस्तान की इकोनॉमी है, किसी भी इंडिया के अंदर आपके सामने एलपीजी सिलेंडर नहीं लोगों को मिल रहे। यानी कि ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट आपके सामने आ रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ की वजह से जब उसकी बंदिश हुई तो सप्लाई जो है डिस्टर्ब हुई, तो वो बड़ी तरह से उसने डिस्टर्ब किया। और भी बातें हैं, जैसे एलपीजी है, यूरिया है, आपको पता है कि CH4 मीथेन गैस होती है, जिसको जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है, इसी से यूरिया बनता है आगे। और उस यूरिया को आप यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स मुख्तलिफ़ किस्म के बनते हैं, इस्तेमाल कर किसान उनको इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। सो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ को अगर आप लेकर चलें, तो आप इसको जाकर यहाँ तक कि फूड सिक्योरिटी से भी लिंक कर सकते हैं। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ प्रॉब्लम पैदा करेगी, तो सिंपल एनर्जी डिस्टर्ब होगी। जब एनर्जी डिस्टर्ब होगी,
तो जो गैस मीथेन गैस की जिस तरह मैंने मिसाल दी, तो फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज होगी। फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज होगी तो किसानों को एक्सपेंसिव लेना पड़ेगा या मिलेगा कम। तो उससे क्या होगा, जो आपकी आउटपुट है फार्मर्स की वो महँगी होगी। तो उससे क्या होगा, जो फूड है वो आपको महँगी मिलेगी, इन्फ्लेशन भी आएगी और साथ में हो सकता है हम अपनी फूड की ज़रूरियत पूरी ना कर सकें। तो इन्फ्लेशन के साथ-साथ फूड क्राइसिस भी आएँगे। तो इस तरीके से बेटा बेसिकली आपने चीज़ों को लिंक करना होता है। सिर्फ़ किसी एडिटोरियल्स को, ओपिनियंस को पढ़ के उसके अंदर से पॉइंट्स, एक होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालते रहना, उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इसके अंदर उसने बताया कि 70% गज़ा को तकरीबन टेरिटरी के ऊपर, एक जगह पे उसने 60% कहा, दूसरी जगह पे उसने 70% कहा। तो ये कल 80% हो जाएगा, इसको हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ, वहाँ पर ये एक्टिविटी हो रही है, ठीक है? फिर इस तरह से तकरीबन इतने हज़ार लोग जो हैं वो उनका मर्डर हो गया वहाँ पे जो है इस एक्टिविटी, तो कल 1000 और बढ़ जाएगा। तो हमें ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना। इसके अंदर जो क्रिटिकल अप्रोच है उसको निकालना है और चीज़ों को लिंक आउट करना है एक-दूसरे के साथ। जितना आपको लिंक करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को एक्सपैंड कर सकेंगे। होप आपको इस लेक्चर को सुनने के बाद काफ़ी पॉइंट्स जो हैं वो मिले होंगे और बाकी इंशाल्लाह आगे जो है क्योंकि अब हमने ये सीरीज़ शुरू कर ली है, तो फिर ज़ाहिर है विद टाइम जो है चीज़ें जो हैं वो बढ़ती जाएँगी। बाकी जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने हुए, वो सुने, बहुत कुछ आपको मिलेगा डॉन ओपिनियन के लेक्चर्स में। और बाकी करंट अफेयर का जो है मैंने आपको बता दिया है, तो उसका मैं सेशन जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। रिकॉर्डेड कोर्स तो आपको मिलेगा, क्योंकि रिकॉर्ड मैंने नहीं किया है, टाइम नहीं था। नो डाउट उसकी डॉक्यूमेंटेशन तकरीबन कंप्लीट है, तो हर वीक उसके जो वो हुआ करेगा, कोई एक सेक्शन जो हुआ करेगा, उसको अपडेट करके, उसको रिकॉर्ड करके वहाँ पोर्टल पे रख दिया जाएगा और विद इन फ्यू वीक्स आपका वो कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी भी जो टीचर्स हैं, वो जैसे-जैसे जो जिस चीज़ का कोर्स बनता जाएगा, वो इंशाल्लाह पोर्टल के ऊपर अपडेट कर दिया जाएगा। आप इसको विज़िट करें और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उसके बाद अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें ताकि हम इसको और ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली बना सकें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।